नमस्कार। जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, लगातार मैं किताबों की बात करता रहा, उनसे भटकता भी रहा, क्योंकि दुनिया ऐसी है जो आपको भटकने के लिए मजबूर कर रही है। इतने सारे युद्ध, इतने सारे अत्याचार, इतने सारे अनाप शनाप फैसले, इतनी सारी बयानबाजियां उद्धत किस्म की, आप कैसे इन सब से आंख मूंदे रह सकते हैं? लेकिन मैं बार बार किताबों की ओर लौटता रहूंगा। किसी मित्र ने आग्रह किया था कि मैं मारियो पूजो के उपन्यास गॉड फादर की चर्चा करूं। मैंने ये उपन्यास काफी पहले पढ़ा था। एक बार नहीं, दो बार या तीन बार भी पढ़ा होगा। जाहिर है मुझे उपन्यास बहुत पसंद आया था। क्यों आया था ये भी बताऊंगा। लेकिन मुझे लगा कि इस उपन्यास पे चर्चा की क्या जरूरत है। आखिर ये उपन्यास दुनिया में करोड़ों की तादाद में बिक चुका है। इसका 2 साल के भीतर शायद कहते हैं कि 90 लाख प्रतियां इसकी बिक गई थी। और जब इस पे 1969 का नॉवेल है, और जब कपोला ने इस पे वो गॉड फादर जैसे फिल्म बना डाली, और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 फिल्में बनी, और शुरू की 2 की तो कमाल फिल्में मानी जाती हैं। तो कपोला की उन फिल्मों के बाद इसकी बिक्री, इसकी कहानी, इसका सब कुछ बिल्कुल खुला हुआ है। तो हम सब जानते हैं कि अमेरिका में 6 माफिया परिवारों की कहानी है जिनका वास्ता इटली से है, और उनके बीच आपसी टकराव, सबके अपने सिंडिकेट हैं, सबके अपने हिस्से बटे हुए हैं। लेकिन उन्हीं के बीच आपसी टकराव की कहानी जो है, इस पूरे उपन्यास में है, जो बहुत दिलचस्प ढंग से कही गई है। विटो कॉर्लियोन परिवार की कहानी, जो अंततः इस पूरे उपन्यास के केंद्र में है। लेकिन मुझे कुछ बातें लगा कि और कहनी है, उपन्यास की समीक्षा के रूप में नहीं, बल्कि उपन्यास के उन हिस्सों के जिक्र के तौर पे जो मुझे खास तौर पे ध्यान खींचने वाले लगे। या मैं सोचता रहा कि अंततः है तो ये क्राइम फिक्शन, ये इतना अपील क्यों कर रहा है। इसकी 2-3 वजहें मुझे समझ में आई। एक वजह तो ये है कि उपन्यास जो है, पावर के डायलेक्टिक्स को, सत्ता की द्वंद्वात्मकता को कहीं न कहीं उधेड़ता चलता है। ये बताता है कि सत्ता कैसे मिलती है, सत्ता के पीछे कितनी नृशंसता होती है, सत्ता कैसे करप्ट होती है, और सत्ता अपनी करप्ट प्रकृति में कैसे गलत लोगों के सहारे, अपने ही बनाए कानूनों के चुपचाप उल्लंघन के सहारे मजबूत होती चलती है। उसके साथ साथ समानांतर सत्ताएं भी खड़ी खड़ी होती जाती हैं। कई शक्ति केंद्र भी खड़े हो जाते हैं। विटो कॉर्लियोन का शक्ति केंद्र ऐसा ही है। वो एक बड़ा माफिया गिरोह है। लेकिन 2-3 बातें। एक बात तो मुझे लगा कि जो भी सत्ता केंद्र है, वो एक कारोबारी, एक पेशेवर किस्म का काम नहीं है। उसमें व्यक्तिगत वफादारी की बड़ी जगह है। और ये व्यक्तिगत वफादारी आती कहां से है? ये व्यक्तिगत वफादारी पैसे से नहीं आती है, नौकरी पे रख लेने से नहीं आती है। ये बिल्कुल इंटीमेट रिलेशनशिप से आती है। आप किससे कितनी गहराई से जुड़ने का भरोसा दिला पाते हैं, इससे आती है। आप कैसे किसी को यकीन दिला सकते हैं कि जरूरत पड़ने पे आप उसकी जान बचाएंगे, या आप उसकी जान बचाते हैं ताकि कल को वो आपके लिए अपनी जान दांव पे लगा सके। तो ये पूरा उपन्यास एक स्तर पे शक्ति संरचना की कई परतों को खोलने वाला, अमेरिका के संदर्भ में आप इसको कह सकते हैं कि जिसको अमेरिकन ड्रीम बोलते हैं, उसके डार्क साइड का भी उपन्यास है ये। तो वो सत्ता संरचना की कलई खोलता एक उपन्यास है। दूसरा, उपन्यास के कुछ दृश्य जिनको मुझे लगता है कि मैं कल्पना नहीं कर पाता हूं कि फिल्म भी मैंने देखी थी, और अब मैं उसको तत्काल याद नहीं कर पा रहा हूं कि फिल्म में दृश्य किस तरह दिखाया गया था। लेकिन कुछ बड़े मार्मिक किस्म के दृश्य थे। जैसे एक दृश्य है कि विटो कार्लियोन अस्पताल में पड़ा हुआ है घायल होने के बाद, और जो उसका बेटा है छोटा सबसे, माइकल कार्लियोन, वो उसको देखने जाता है। अचानक जब पहुंचता है तो पाता है कि अरे, यहां तो कोई सिक्योरिटी है ही नहीं। लोग कहां चले गए जो उन्होंने लगा रखे थे। एक उसकी अपनी सिक्योरिटी रेंज थी,
अपना सिक्योरिटी ग्रुप था जो उसने लगा रखा था, पुलिस वाले भी वहां गायब हैं। अचानक इसको समझ में आता है कि यहां पिता को मारने की एक साजिश की गई है। पिता बिल्कुल बिस्तर पे हैं, उठ नहीं सकते हैं, बेहोशी में हैं। और वो माइकल एक नर्स की मदद से कोशिश करता है कि उनको विटो को दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दे। वो खींचते हुए उनको जब उठाने की कोशिश करता है तो शायद थोड़ी हरकत या हलचल होती है। कार्लियन माइकल बोलता है कि सम पीपुल आर चेजिंग यू फादर, कुछ लोग आपका पीछा कर रहे हैं, यानी अपने निश्चिंत रही मैं आपको ले जाने आया हूं। अगला वाक्य जो उपन्यासकार का है वो कमाल का है। फिल्म में कैसे आएगा मुझे नहीं मालूम, कैसे आया होगा मुझे नहीं मालूम। माइकल को लगता है कि पिता ने कहा कि सम पीपुल आर चेजिंग मी सिंस आई वॉज 12, कुछ लोग तो बिल्कुल 12 साल का था तब से मेरा पीछा कर रहे हैं। अचानक एक व्यक्ति के भीतर का जो बरसों और दशकों से चला आ रहा संघर्ष है, जो किसी के द्वारा पीछा किए जाने की, किसी से बचने की, किसी से आगे निकलने की जो स्मृति है, जो उसको माफिया डॉन बनाती है, जो उसको गोली खा के इस बिस्तर तक पहुंचने को मजबूर करती है, जैसे इस एक पंक्ति में आ जाती है। इसी तरह बहुत आगे जाके एक दूसरी जगह मुझे एक और दिलचस्प हिस्सा मिलता है। सोनी कॉर्लियोन जो बड़ा भाई है माइकल का और सबसे बड़ा बेटा है विटो कॉर्लियोन का, मैं कहानी नहीं बता रहा हूं क्योंकि कहानी बता दूंगा तो मजा किरकिरा हो जाएगा आपके लिए, तो मैं वो हिस्से बता रहा हूं जो मुझे पसंद आए। तो सोनी कॉर्लियोन जो है वो बहुत गुस्सैल है, उसकी हत्या हो जाती है। ये बाद का दृश्य है। हत्या हो जाती है, खबर अपनी बीमारी से उबर रहे, अपने जख्मों से उबर रहे विटो कॉर्लियोन को कौन दे? उसका जो सचिव है वो उसको देने जाता है खबर, और वहां जितने सपाट ढंग से वो बताता है मृत्यु के बारे में, और लगता है कि विटो कॉर्लियोन का चेहरा 50 टुकड़ों में बट गया। अब वो 50 टुकड़े धीरे 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 करके एक होते हैं, जैसे वो एक संपूर्ण व्यक्तित्व अर्जित करके अपने अगले स्टेप की तैयारी कर रहा है। इसके बाद हम पाते हैं कि तमाम लोगों की बैठक बुलाता है, तमाम माफिया गिरोहों की, और एक तरह का तालमेल करने की कोशिश करता है। लेकिन ये बाद का प्रसंग है। एक प्रसंग मुझे उपन्यास में और अच्छा लगता है, जब ये बात स्पष्ट हो जाती है कि विटो कॉर्लियोन पे हमला सोलेज्जो गुट ने किया है। और तो सोलेज्जो गुट और एक इंस्पेक्टर है, एक पुलिस इंस्पेक्टर है, जिसने माइकल को एक घूसा मारा है, उसके दांत तोड़ दिए हैं, तो वो उससे भी नाराज है। तो माइकल, ये बात होती है कि सोलेज्जो इस इंस्पेक्टर से मिलने आने वाला है किसी रेस्टोरेंट में, वहां उसको गोली मारी जा सकती है। सोनी सजेस्ट करता है, सोनी परिवार का बड़ा भाई होने के नाते, कि कोई और जाए जो उनको गोली मारे। माइकल बोलता है कि नहीं, मैं जाऊंगा, मैं मारूंगा। यहां सोनी समझाने की कोशिश करता है कि भाई ये पर्सनल राइवलरी नहीं है, इसको पर्सनली मत लो, जो है सो प्रोफेशनल है, ये प्रोफेशनली इसको हल होने दो। यहां इसका जवाब है माइकल का कि कुछ भी प्रोफेशनल नहीं होता, कुछ भी पर्सनल नहीं होता, जो होता है सब पर्सनल होता है। फिर वो कहता है कि इस बूढ़े आदमी को जो मर रहा है, देखो इसके लिए एक एक रिश्ता पर्सनल था। वो जो प्रोफेशनल जिसको तुम कहते हो एक एक चीज, एक एक आदमी का ख्याल रखता था, तो जो भी है सो पर्सनल है। ये इस उपन्यास में इतना खूबसूरत ढंग से उभरता है कि अचानक ख्याल आता है कि विटो कॉर्लियोन को बनाने वाली ये चीज उसका पर्सनल अफेक्शन भी थी लोगों से। खैर ये कहानी है। एक बात और मुझे ख्याल आई इसी बात करते करते, कि विटो कॉर्लियोन पे गोली क्यों चलती है? क्योंकि उससे, ये 60s के दौर की बात है, उपन्यास जब लिखा जा रहा है, तो उसके साथ एक माफिया गिरोह नशे के कारोबार पे बात करना चाहता है। विटो इसको बिल्कुल खारिज कर देता है
कि हम हर तरह का धंधा करेंगे, नशे का कारोबार नहीं करेंगे। वजह वो बताता है कि ये ऐसा धंधा है जिसके बाद पुलिस और नेता राजनीतिज्ञ दोनों हमारे बुरी तरह खिलाफ हो जाएंगे। लेकिन पूरे उपन्यास में एक अंतर्ध्वनि मामूली सी ये छुपी हुई है कि नशे का कारोबार नैतिक तौर पे भी विटो को थोड़ा सा डराता है। तो ये उपन्यास जो है कई परतों में कई चीजों को, और आज उसके बाद क्राइम फिक्शन की जो बाढ़ आई उनमें से आज जो फिल्में बनाई जाती हैं वो सब गॉड फादर के प्रभाव से अभी तक मुक्त नहीं हो पाई हैं। आप हिंदी के कई फिल्में देख लीजिए, मैं नाम नहीं गिनाऊंगा, फैमिली, सरदार, सरकार, सरकार, आज बहुत सारी फिल्मों पे अमिताभ बच्चन तक की गॉड फादर की छाया मिलती है, और दुनिया भर की तमाम फिल्मों पे मिलती है, किताबों पे मिलती है, डायलॉग्स में मिलती है। गॉड फादर होना कोई अच्छी बात नहीं है। दुनिया जो है शक्ति की पूजा करे, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। गॉड फादर्स को ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए, अंततः ये क्राइम का ग्लोरिफिकेशन है। लेकिन इंसानी प्रवृत्ति को क्या कहें कि हम शैतान और संत के बीच झूलते रहते हैं। कई बार शैतान में कोई संत दिखाई पड़ता है, कई बार संत में कोई शैतान दिखाई पड़ता है, और दोनों के बीच अंततः वो आदमी दिखाई पड़ता है जो कभी शैतान हो जाता है, कभी संत हो जाता है। तो मारियो पूजो की कहानी का गॉडफादर जो है, उसमें उस इंसान को देखें जिसके भीतर अगर थी थोड़ी सी संत बनने की, एक परिवार वाला बनने की, जो बनता है बाद में वो संभावना थी, तो कैसे वो चूक गई, कैसे वो माफिया डॉन बन गया। एक बात और अचानक मुझे ख्याल आया, जो माफिया परिवार है कार्लियोन का, उसमें माइकल अकेला है जो क्राइम से दूर रहना चाहता है, जो परिवार के धंधे से अलग रहना चाहता है। दुर्भाग्य से वही उसमें नियति कुछ कहानी कुछ इस तरह मोड़ लेती है कि अंततः उसी को उसमें उलझना पड़ता है, और इसके बाद वो बाद के दौर में कोशिश ये करता है कि परिवार का जो दागदार कारोबार है उस कारोबार को व्हाइट कॉलर जॉब में बदल दे, व्हाइट कॉलर काम में बदल दे, व्हाइट कॉलर कारोबार में बदल दे। आज हम पाते हैं कि मारियो पूजो ने जो समय देखा था, बहुत सारे अपराधी अपने शुद्धिकरण के लिए कारोबार और राजनीति का रास्ता चुन रहे हैं। कहीं न कहीं मारियो पूजो ने उन दिनों जो देखा सोचा था, जिस तरह समाज को महसूस किया था, उसकी बहुत विरूपित छाया आज हमारे समय और समाज पर पड़ रही है, और हम उसे अवश्य देखने को तैयार हैं, मजबूर हैं। तो मारियो पूजो का गॉडफादर पढ़िए, एक दिलचस्प और बहुत अच्छा उपन्यास है, आपको आनंद आएगा, लेकिन आनंद से ज्यादा भी कुछ ग्रहण करने की कोशिश कीजिए। शुक्रिया।